हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस स्पॉट। मैं रूहुल अमीन। आज हम लोग 68 बीपीएससी जीएसपीटी के लिए करंट अफेयर्स पार्ट 4 देखने वाले हैं और इसके अंतर्गत भी कुल 20 प्रश्न होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, थोड़ा सीरियस होके बनाएं। जो भी पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताए जाएंगे उसको आप लोग ज़रूर नोट कर लेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल के मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, अस्वस्थ रहने के कारण करंट अफेयर्स का पार्ट 4 आने में थोड़ी देरी हो गई। अभी भी मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके सामने रखूँ, ताकि आप लोग सही से परीक्षा में इसका उपयोग कर सकें, आप लोगों से करंट का क्वेश्चन ना छूट पाए। और जो भी ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए एक मैसेज है कि आप लोग ये कतई नहीं समझेंगे कि आपने करंट की सारी क्लासेस ऑफलाइन में कर लिए हैं तो ये इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये भूल से भी नहीं सोचेंगे। आप लोग इसको भी करेंगे और पूरी शिद्दत से करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कंटेंट निकाल के रखा जा रहा है। जब इसे भी आप कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल करंट के प्रति और बढ़ जाएगी और मुझे उम्मीद है कि एक भी करंट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी के साथ 2 लाइन रखना चाहूँगा कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। ये आपके हाथ में है और निश्चित तौर पर आपकी आदतें आपकी भविष्य बदल देगी 101%। चलिए, कॉपी पेन लेके रेडी हैं आप लोग फुल एनर्जी के साथ। चलिए आते हैं प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें कहा गया है नीति आयोग किन मानकों के आधार पर भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। कूट में दिया गया है क्वेश्चन। 1 में मानव पूंजी, 2 में निवेश, 3 में नॉलेज वर्कर, 4 में मानव स्वास्थ्य। और ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 1 2 3, सी 2 3 4 और डी 1 3 4। और ऑप्शन ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। ये मानव पूंजी ये तो है ही, निवेश ये भी है, नॉलेज वर्कर ये भी है, मानव स्वास्थ्य नहीं है। तो 1 2 3 किस में है। ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो नीति आयोग द्वारा जो जारी किया जाता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसमें 5 मानक के आधार पर जारी करता है। वो 5 मानक क्या क्या हैं उसे भी नोट कर लें। जिसका प्रमुख ह्यूमन कैपिटल, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा नॉलेज वर्कर, चौथा बिजनेस एनवायरनमेंट और पांचवा सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। इसके अलावा परफॉर्मेंस के 2 पैरामीटर हैं, एक नॉलेज आउटपुट और दूसरा नॉलेज डिफ्यूजन। अब सवाल इसमें यह भी आएगा कि भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट ये जो है 2021 में बिहार का स्थान कितना है। भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2021 में बिहार का कितना स्थान है। तो बिहार का 15वां स्थान है। अब बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी NFSA रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत के राज्यों के प्रदर्शन सूचकांक में बिहार का स्थान कितना है। क्या है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत NFSA रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत के राज्यों के प्रदर्शन सूचकांक में बिहार का स्थान कितना है। ऑप्शन ए
7, B 9, C 12, D 13। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7। कितना स्थान है? 7वां स्थान। अब ये केंद्र शासित और राज्य, भारत के राज्य और केंद्र शासित सभी शामिल हैं। और ये रिपोर्ट जो जारी हुआ था 5 जुलाई 2022 को उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें उड़ीसा को पहले स्थान मिला, वहीं बिहार को 7वें स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी है? तो ऑप्शन ए 145 किलोवाट प्रति आवर, बी 245 किलोवाट प्रति आवर, सी 332 किलोवाट प्रति आवर, डी 290 किलोवाट प्रति आवर। ये उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा 332 किलोवाट प्रति आवर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। शहरी केंद्र को पुनर्भाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर क्या है? ऑप्शन ए 11.3%, बी 13.2%, सी 14.5%, डी 15.3%। 11.3, 13.2, 14.5 और 15.3%। ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बोलिए। इसका सही उत्तर है 15.3%। अब इसका क्या है कि 15.3% तो वर्तमान स्तर है, लेकिन 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार शहरीकरण की दर 11.3% थी और शहरी केंद्र को पुनर्भाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.3% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। ठीक है। 65 में कहा गया है निम्नलिखित में से बिहार की किस योजना को केंद्र सरकार ने नहीं अपनाया? ऑप्शन ए हर घर बिजली, बी हर घर नल का जल, सी जीविका योजना, डी जैविक खेती। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसमें से किस योजना को केंद्र सरकार ने नहीं अपनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। अब ऑप्शन ई में तो क्या कह रहा है? उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो एक से अधिक भी हो सकता है या कोई भी नहीं हो सकता है, ये सभी हो सकता है। तो हर घर बिजली को अपनाया गया है, हर घर नल का जल ये भी अपनाया गया है, जीविका योजना ये भी अपनाया गया है, जैविक खेती ये भी अपनाया गया है। ठीक है। तो अब इसके साथ एक चीज़ और है, तो ये तो सभी योजना को केंद्र सरकार तो अपनाया ही है और केंद्र सरकार ने बिहार की तर्ज पर जो गंगा नदी है उसके किनारे केमिकल फ्री जैविक कॉरिडोर बनाने की घोषणा अपने बजट में किया है। क्या किया? केमिकल फ्री जैविक कॉरिडोर। कहाँ? गंगा नदी के किनारे। ये अपने बजट में भारत सरकार किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। बिहार के पहले वानिकी कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन ए भागलपुर, बी मुंगेर, सी राजगीर, डी जमुई और ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंगेर। मुंगेर में वानिकी कॉलेज की स्थापना की जा रही है। वो भी क्या है? देश का, बिहार का पहला है और देश का दूसरा है। ये भी हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो वानिकी कॉलेज है मुंगेर में, ये बिहार का पहला होगा और देश का दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। ट्रांसजेंडर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कहाँ गौरव गिरी की स्थापना की गई? किसकी स्थापना? गौरव गिरी की। किससे रिलेटेड है? ट्रांसजेंडर से।
तो ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, बी पटना, सी गया, डी भागलपुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है ऑप्शन बी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत कब की गई? ए 1 जून 2021, बी 5 दिसंबर 2021 और सी 22 मार्च 2022, डी 1 जुलाई 2022, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा 1 जून 2021। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसके तहत युवा और महिला उद्यमी को क्या कहा जाए उसको, मतलब कि बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना 1 जून 2021 को शुरू किया गया। इसके तहत बिहार के युवक एवं युवतियों को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख लोन दिया जाएगा, जो बिना किसी ब्याज का होगा या फिर 1% ब्याज की दर पे देगी। और 10 लाख में 5 लाख का अनुदान रहेगा और 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा युवा और महिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। 69 में कहा गया बिहार के वित्त वर्ष 22-23 के बजट में राज्य सरकार का व्यय अनुमानित है। तो इसमें है 2,37,691.19 करोड़, बी में है 2,37,891.96 करोड़, सी में है 3,37,695 करोड़, सॉरी 3,37,695.56 करोड़। ये सॉरी यहाँ मिस्टेक से 2 आ गया है, इसे आप लोग करेक्शन कर लेंगे। 3,37,695.56 करोड़ और डी में है 3,37,659.19 करोड़। ई में उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2,37,691.19 करोड़। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बातें और जान लें कि बिहार के वित्त वर्ष 22-23 में जो बजट पेश किया गया था उसमें राज्य सरकार का व्यय 2,37,691.19 करोड़ रुपए अनुमानित है। और जो वित्त वर्ष में 21-22 से 19,388.49 करोड़ रुपए अधिक है तब से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 में है वित्त वर्ष 22-23 में बिहार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए 5.1, बी 4.2%, सी 3.4% एंड डी 2.9%। 5.1%, 4.2%, 3.4% एंड 2.9%। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। चलिए कौन सा है? इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी 3.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 में कहा गया है G20 शिखर सम्मेलन हेतु भारत का पूर्णकालिक शेरपा किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी इंद्रमीत गिल, ऑप्शन सी सुधाकर दलेला, ऑप्शन डी प्रणय कुमार और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमिताभ कांत। अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं। और जहाँ तक शेरपा की बात है, जो अमिताभ कांत को इस बार नियुक्त किया गया, तो इससे पहले G20 का शेरपा कौन था? भारत का शेरपा कौन था? तो इससे पहले भारत का शेरपा पीयूष गोयल थे। ठीक है, और बाकी लोगों के बारे में जान लें कि इंद्रमीत
गिल कौन थे, सुधाकर दलेला कौन थे और प्रणय कुमार कौन थे, कौन है? ठीक है। तो अमिताभ कांत तो नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं, अभी G20 के शेरपा नियुक्त किए गए हैं। और इंद्रमीत गिल जो है विश्व बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद सुधाकर दलेला जो है वो भूटान का राजदूत नियुक्त किए गए हैं। और प्रणय कुमार को बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान जैव अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 12.3%, बी 14.1%, सी 13.6% एंड डी 15.4%। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14.1%। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था की भावी विकास में अर्थव्यवस्था की भूमिका एवं योगदान को देखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन काउंसिल ने अपनी इंडिया बायो इकोनॉमी की रिपोर्ट 19 जुलाई 2022 को जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान जैव अर्थव्यवस्था में 14.1% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट में वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का आकार 150 अरब डॉलर और 2030 तक 300 अरब डॉलर से अधिक जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है 73, क्वेश्चन नंबर 73। भारत में विद्युत ऊर्जा का कुल स्थापित क्षमता में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी जल विद्युत ऊर्जा, डी नाभिकीय ऊर्जा और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका परसेंटेज भी पूछ सकता है, तो परसेंटेज अभी बता दूंगा, आप लोग नोट कर लेंगे। फिलहाल इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कितना प्रतिशत है? 14.3%। 14 तो इतना मोटा आने लगा है ना। 14.3%। चलिए इसका सारा आप लोग नोट कर लें कि सबसे अधिक है जीवाश्म ईंधन जो 58.5% है, और सौर ऊर्जा है 14.3%, जल विद्युत है 11.6%, और पवन ऊर्जा 10.1% और नाभिकीय ऊर्जा 1.7%। नेक्स्ट है 74, क्वेश्चन नंबर 74। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही कोड का चयन कीजिए। इसमें एक तरफ से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दिया गया है एक सूची में, और दूसरी सूची में देश का नाम दिया गया है, कौन किस देश के क्या है इसको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है जॉर्जिया गेलानी, सामने हंगरी है, और कैटलिन नोवाक सामने इटली है, नताशा पिरक मूस सामने होंडुरास है, और सियोमारा कास्त्रो और सामने स्लोवेनिया है। तो इसका सही उत्तर कोट में कौन सा होगा? इसका इस तरह का क्वेश्चन में है क्या कि 1 2 भी आप जानते हैं ना, तो सही उत्तर लगा लेंगे आप। जॉर्जिया गिलानी जो है उसके बारे में जान लीजिए कौन है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है, और 77 साल के चुनावी इतिहास में ये पहली महिला प्रधानमंत्री हुई। जॉर्जिया गेलानी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। और
तो इसका जॉर्जिया गिलानी इटली आ जाएगा। उसके बाद जॉर्जिया गिलानी इटली आ जाएगा। उसके बाद क्या है, कैटलिन नेवाक। कैटलिन नेवाक कौन है कि हंगरी देश और यूरोपीय यूनियन की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। कहाँ का हो गया, हंगरी देश। तो कैटलिन नोवाक ये हंगरी में मिल जाएंगे, ठीक है, ये पहली महिला राष्ट्रपति हुई। उसके बाद नताशा पिरकमोस। नताशा पिरकमोस जो है वो स्लोवेनिया मतलब कि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। स्लोवेनिया, नताशा मोस स्लोवेनिया आ जाएगा। उसके बाद सियोमारा कास्त्रो, ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति है। तो अब देखिए 1 2, तो 1 2, ठीक है, और ये 2 में है, बी में भी है, सी में भी है, और बी का 1, बी का 1, बी में सी में दोनों में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, सी का 4, सी का 4 इसमें भी है, सी डी, तो बी सी में इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 75। हाल में निम्नलिखित में से किसने जन स्वराज यात्रा की शुरुआत की। जन स्वराज यात्रा की शुरुआत, ऑप्शन ए अरविंद केजरीवाल, बी पप्पू यादव, सी गुलाम नबी आज़ाद, डी प्रशांत किशोर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए ये आंसर तो आप, मुझे लगता है दे देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस या फिर किसी भी वीडियो को या फिर किसी भी न्यूज़ चैनल को खोलते हैं तो ऐड के रूप में इसका वीडियो आता है। अब इससे अधिक हम कुछ नहीं बता सकते, आप लोग गेस कीजिए कौन सा सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रशांत किशोर। अब क्या कर रहे हैं ये, इसको चुनावी रणनीतिकार बताया जा रहा है प्रशांत किशोर को, चुनावी रणनीतिकार। ये 2 अक्टूबर से पश्चिमी चंपारण जिले के भीतिहरवा स्थित, भीतिहरवा एक जगह का नाम है, वहाँ स्थित गांधी आश्रम से जन स्वराज पद यात्रा की शुरुआत की थी 2 अक्टूबर को, और ये पद यात्रा 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितना, 3500 किलोमीटर। चलिए अब नेक्स्ट है 76। 76 में श्री राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की कब से। ऑप्शन ए 7 सितंबर, बी 11 अगस्त, सी 29 अगस्त, डी 2 अक्टूबर, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 सितंबर। ये बहुत फेमस पद यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी का, जो अभी जम्मू कश्मीर की ओर जा रही है, और इसकी शुरुआत जो है 7 सितंबर 2022 से हुई, और इस यात्रा की शुरुआत जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई है। यह पदयात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए 3570 किलोमीटर तय करेगी। कितना, 3570 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। डेथ ऑफ बुद्ध स्टैचू कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए थाईलैंड, बी बोध गया, सी जापान, डी वियतनाम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान, ठीक है। ये जापान के नानजो इन मंदिर, उसमें विश्व की सबसे बड़ी कांस्य प्रतिमा है। इसकी लंबाई 11 मीटर है और यह प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा में है। कहाँ, जापान में नानजो इन मंदिर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। 78 में भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा कब की थी। ऑप्शन ए अगस्त 2022, बी फरवरी 2022, सी अप्रैल 2022, डी अब जून 2022, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक।
चलिए, इसका सही उत्तर है फरवरी 2022। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा फरवरी 2022 में की गई। उसके बाद 20 अप्रैल 2022 में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोमीटर प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 में IS-4OM प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? IS-4OM इसका फुल फॉर्म होगा इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। इसका कूट में दिया गया है। 1 में है यह उपग्रह सुरक्षा उपकरण है। 2 में है इसका निर्माण इसरो द्वारा किया गया। 3 में है इस प्रणाली का शुभारंभ जुलाई 2022 में किया गया। ऑप्शन ए 1 2, बी 2 केवल 2 और ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1 2 3 और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं है, 1 से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1 2 3 सही है तीनों। यह उपग्रह सुरक्षा उपकरण है। इसका निर्माण इसरो द्वारा किया गया है और इस प्रणाली का शुभारंभ जुलाई 2022 में किया गया है। ठीक है। और इसके बारे में कुछ और जाने। IS-4OM प्रणाली इसरो द्वारा निर्मित एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे भारतीय उपग्रहों की सूक्ष्म पथरीले उल्का पिंडों से सुरक्षा की जा सकती है। और इस प्रणाली का शुभारंभ 11 जुलाई 2022 में किया गया। और यह प्रणाली उपग्रहों को टकराने से बचाने के लिए निरंतर कार्य करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। टाइम पत्रिका द्वारा जारी द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 रिपोर्ट में भारत के किन स्थानों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी अहमदाबाद, डी गोवा और ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, 1 से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ई उपरोक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। तो 1 से अधिक कौन कौन है? एक केरल है, एक अहमदाबाद है, दोनों शामिल है इसमें। चलिए, इसी के साथ आज का मुख्य 20 प्रश्न समाप्त होता है और आप लोग ध्यानपूर्वक इसे बनाएं और रिवीजन जरूर कर लिया करें। सभी मित्रों से एक अनुरोध है कि आप लोग CSS चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और जो भी सिविल सर्विस से जुड़े हुए आपके मित्र हैं उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। हो सकता है कि आपकी मदद से उनका कुछ भला हो जाए। ठीक है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए।